नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प विजुअल सोर्स है जो जो असल में एक कहानी कहता है। हाँ, एक कहानी। ये 3 हिस्सों वाली कहानी है कि कैसे भारत ने पहले भूख को हराया, फिर पोषण को बढ़ावा दिया और फिर अपनी खाद्य अर्थव्यवस्था में विविधता लाई। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं 3 कृषि क्रांतियों की परतों को एक-एक करके खोलेंगे, हरित, श्वेत और नीली। चलिए पहले अध्याय से शुरू करते हैं, अस्तित्व की लड़ाई, मतलब 1960 के दशक की हरित क्रांति। जी। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ ज्यादा गेहूं और चावल उगाने के बारे में नहीं था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये एक राष्ट्रीय संप्रभुता का सवाल था। मतलब लगातार अकाल के बाद अपने लोगों को खुद खिला पाना, ये एक गेम चेंजर था। बिल्कुल। और इसके पीछे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का दिमाग था। हाँ। और यहाँ पर जो बात उभर कर आती है वह है इसका तरीका। सोर्स सिर्फ HYV यानी उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का जिक्र नहीं करता। अच्छा, तालमेल था जिसने भारत को खाद्य अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। तो हरित क्रांति ने हमारी थालियों में रोटी और चावल तो भर दिया, लेकिन पोषण का क्या? सही सवाल। यहीं से मुझे लगता है 1970 के दशक की अगली क्रांति की कहानी शुरू होती है, श्वेत क्रांति। जी, श्वेत क्रांति। सोर्स में इसका एक और नाम दिया गया है, ऑपरेशन फ्लड। सुनने में ही बड़ा नाटकीय लगता है। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। इसे ऑपरेशन फ्लड इसलिए कहा गया क्योंकि इसका लक्ष्य था दूध की एक नदी बनाना। दूध की नदी? हाँ, एक नदी जो देश के कोने कोने में बसे दूध उत्पादकों को शहरों के बड़े बाजारों से जोड़ती। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में सोर्स के मुताबिक एक देशव्यापी मिल्क ग्रिड बनाया गया। देशव्यापी मिल्क ग्रिड? जी, ये सिर्फ दूध उत्पादन बढ़ाने से कहीं ज्यादा था। ये कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स और सहकारी नेटवर्किंग की एक शानदार मिसाल थी। मतलब बिचौलियों को हटा दिया गया। बिल्कुल, बिचौलियों को खत्म कर दिया। ये अविश्वसनीय लगता है। क्या सोर्स में इस बात का कोई संकेत है कि ये बदलाव कितनी तेजी से हुआ? मतलब रातों रात तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक नहीं बन गया होगा। नहीं, रातों रात नहीं। सोर्स सटीक समय सीमा तो नहीं देता, लेकिन ये बताता है कि ऑपरेशन फ्लड कई चरणों में लागू किया गया। अच्छा। और ये चरण लगभग 3 दशकों तक चले। हाँ। तो ये एक धीमी, स्थिर लेकिन बेहद असरदार प्रक्रिया थी, जिसने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर ही बदल दी। बिल्कुल। ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल चमत्कार नहीं था, एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी। बहुत खूब। तो हमने अनाज की कमी दूर की, फिर दूध से पोषण बढ़ाया। इसके बाद कहानी का तीसरा हिस्सा आता है। जी। 1980 और 90 के दशक की नीली क्रांति। इसका फोकस था जलीय कृषि, मतलब एक्वाकल्चर और मत्स्य पालन पर। हाँ, और यहाँ सोर्स हमें एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। कैसे? नीली क्रांति का असर बहुआयामी था। एक तरफ तो मछली उत्पादन और निर्यात में जबरदस्त उछाल आया, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। जाहिर है, लेकिन इसका जो सामाजिक प्रभाव था वो भी बहुत गहरा था। इसने तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां रोजगार के मौके कम थे, हाँ, वहां लाखों लोगों को काम दिया। ये स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक सीधी संजीवनी थी। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, 3 दशक, 3 क्रांतियां और भारत के खाद्य परिदृश्य का एक स्थायी परिवर्तन। बिल्कुल। हरित क्रांति ने हमें खिलाया, श्वेत क्रांति ने हमें पोषण दिया, और नीली क्रांति ने हमारी अर्थव्यवस्था में विविधता लाई और उसे वैश्विक बाजार से जोड़ा। ये एक बेहतरीन सारांश है। और सोर्स इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि ये क्रांतियां अलग थलग नहीं थी। एक की सफलता ने, आप कह सकते हैं, दूसरे के लिए मंच तैयार किया। मतलब आत्मनिर्भरता के भरोसे ने ही हमें आगे सोचने की हिम्मत दी। बिल्कुल। पहले पेट भरने का भरोसा, फिर पोषण और फिर आर्थिक विविधीकरण के बारे में सोचने की हिम्मत। तो ये श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। जी। इन ऐतिहासिक क्रांतियों को देखते हुए, जहां तकनीक सीमित थी, आज की जेनेटिक इंजीनियरिंग, AI और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के साथ 21वीं सदी में भारत के लिए अगली कृषि क्रांति क्या हो सकती है? नमस्कार। हम सबने स्कूल में हरित क्रांति के बारे में तो पढ़ाई है। जी बिल्कुल, जिसने भारत को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। हाँ, लेकिन खेती की कहानी सिर्फ गेहूं और चावल तक तो सीमित नहीं है। सही बात है। आज हमारे सामने एक इन्फोग्राफिक है जिसमें 3 और क्रांतियों की बात है, पीली, सुनहरी और रजत। और इसमें कुछ नाम बड़े दिलचस्प हैं। जैसे? सैम पित्रोदा और इंदिरा गांधी। हाँ,
ये नाम सीधे सीधे खेती किसानी से नहीं जुड़ते। तो आज का मिशन यही है कि हम इनकी तह तक जाएं। और समझें कि ये क्यों हुई, इनके पीछे सोच क्या थी और इन्होंने हमारे खाने की थाली को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पीली क्रांति। इन्फोग्राफिक में इसका कनेक्शन सैम पित्रोदा से दिखाया गया है। हाँ, और ये बड़ा दिलचस्प है ना? बिल्कुल, क्योंकि सैम पित्रोदा तो टेलीकॉम क्रांति के लिए जाने जाते हैं, तो उनका तिलहन से क्या लेना देना? यही तो सबसे मजेदार बात है। देखिए, 80 के दशक में भारत अपनी जरूरत का लगभग आधा खाद्य तेल वो बाहर से मंगवाता था। अच्छा, तो मतलब विदेशी मुद्रा पर बहुत बड़ा बोझ। बहुत बड़ा। तब सैम पित्रोदा ने अपनी टेक्नोलॉजी वाली सोच का इस्तेमाल किया। ये क्रांति सिर्फ ज्यादा सरसों उगाने की नहीं थी। तो फिर क्या था? ये पूरे सिस्टम को बदलने की थी। मतलब बेहतर बीज, किसानों तक जानकारी पहुंचाना और छोटे शहरों में प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाना। ओह, तो उन्होंने इस पूरी समस्या को एक सप्लाई चेन की तरह देखा। बिल्कुल, और वैसे ही हल किया। अच्छा, तो ये सिर्फ फसल उगाने से कहीं ज्यादा था। तो एक बार जब खाद्य तेल जैसी बुनियादी जरूरत पूरी होने लगी, तो क्या सरकार का ध्यान किसानों की आय बढ़ाने पर गया? सही पकड़ा आपने। शायद यहीं से सुनहरी क्रांति की नींव पड़ी होगी। हाँ, जो 1991 से 2003 के बीच हुई। जी, इसका नेतृत्व किया निरपक्ष तुतेजा ने। यहाँ सोच ये थी कि अब पारंपरिक खेती से आगे बढ़ना है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल, फलों, सब्जियों, शहद और फूलों की खेती को बढ़ावा मिला। तो ये पहली बार था जब खेती को सिर्फ पेट भरने का नहीं, बल्कि किसानों की जेब भरने का जरिया बनाने पर इतना बड़ा फोकस था। सही कहा। और इसी से भारत बागवानी में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा। और आखिर में है रजत क्रांति, सिल्वर रेवोल्यूशन। हाँ, जिसका संबंध इंदिरा गांधी से जोड़ा जा रहा है। इसका फोकस पोल्ट्री और अंडों पर था। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी वजह थी पोषण की सुरक्षा। प्रोटीन की कमी। हाँ, उस दौर में प्रोटीन की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी और अंडे प्रोटीन का सबसे सस्ता और मतलब आसानी से मिलने वाला स्रोत था। अच्छा। और ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था। 70 के दशक की शुरुआत में भारत में प्रति व्यक्ति साल में सिर्फ 5 अंडे मिलते थे। सिर्फ 5? हाँ, जो इस क्रांति के बाद बढ़कर 50 से भी ज्यादा हो गए। अरे वाह! ये पोल्ट्री ब्रीडिंग की नई तकनीकों और सरकारी मदद के बिना संभव ही नहीं था। और हाँ, इसने ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए रास्ते भी खोले। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ देखें, तेल, फिर फल फूल और अंडे, तो एक पैटर्न सा दिखता है। क्या पैटर्न? ऐसा लगता है कि हर क्रांति एक बहुत ही विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए शुरू की गई थी। हाँ, और शायद यही इनकी सफलता का राज था। हरित क्रांति एक बहुत बड़ा व्यापक बदलाव थी। सही। लेकिन ये क्रांतियां ये लेजर फोकस्ड थीं। इन्होंने एक एक करके खाद्य तेल की कमी, किसानों की कम आय और प्रोटीन की कमी जैसी समस्याओं को निशाना बनाया और हल किया। जी, और इन सब ने मिलकर भारतीय कृषि को ज्यादा मजबूत बनाया। तो आज हमने देखा कि कैसे इन 3 क्रांतियों ने मतलब चुपचाप भारत के खेतों और हमारी थालियों को बदल दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ उत्पादन के आंकड़े नहीं है। नहीं, ये आत्मनिर्भरता, समृद्धि और पोषण की कहानियां हैं। इन क्रांतियों ने अपने समय की चुनौतियों का बहुत अच्छे से सामना किया। अब सोचने वाली बात यह है कि आज की चुनौतियों के लिए, जैसे जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, हाँ, और टिकाऊ खेती, इन सब से निपटने के लिए भारत को अगली किस कृषि क्रांति की जरूरत है? शायद एक सदाबहार क्रांति की। हो सकता है। ये एक विचार है सोचने के लिए। आज की चर्चा का विषय बड़ा दिलचस्प है, कृषि से जुड़ी क्रांतियां, लेकिन रंगों के माध्यम से। हम बात करेंगे लाल, गुलाबी और ग्रे क्रांति के बारे में। और ये सिर्फ मतलब उत्पादन बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि कैसे अलग-अलग रणनीतियों ने खेती-बाड़ी के खास हिस्सों को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये असल में खास लक्ष्यों के साथ की गई कोशिशों को दिखाते हैं। अच्छा। एक तरफ जहां लाल क्रांति ने मांस और टमाटर के उत्पादन पर ध्यान दिया, वहीं गुलाबी क्रांति ने उसने प्याज और झींगा जैसे निर्यात उन्मुख क्षेत्रों को टारगेट किया। और ग्रे क्रांति? और ग्रे क्रांति तो इन सब की नींव है, मतलब उर्वरक उत्पादन। चलिए लाल क्रांति से शुरू करते हैं। इसका दोहरा लक्ष्य था मांस और टमाटर। ये थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन नहीं लगता? हाँ, पहली नजर में लगता है, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी समानता थी। वो क्या? दोनों ही चीजें बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं, पेरिशेबल हैं। अच्छा। तो ये क्रांति असल में प्रोसेसिंग की क्रांति थी। मतलब टमाटर से प्यूरी बनाना,
मीट को प्रोसेस करना ताकि वो ज्यादा दिन चले। मतलब बर्बादी कम हो। बिल्कुल, बर्बादी कम होना और किसानों को बाजार तक आसान पहुंच देना। इसने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को सीधे तौर पर बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। तो ये तो हुई घरेलू जरूरत की बात। अब गुलाबी क्रांति पर आते हैं। इसका फोकस तो और भी सटीक था, प्याज, झींगा और मांस प्रसंस्करण भी। यहाँ उत्पादन से ज्यादा निर्यात पर जोर था, है ना? हाँ बिल्कुल, यहाँ सोच ये थी कि उन चीजों पर ध्यान दिया जाए जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग है। तो ये सिर्फ देश की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं था। नहीं, ये वैश्विक बाजार में एक जगह बनाने के बारे में था, एक लाभदायक निर्यात व्यवसाय बनाने की दिशा में एक कदम। इसके लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होगा, जैसे कोल्ड स्टोरेज। हाँ, और यही इस क्रांति का एक बहुत जरूरी हिस्सा था। कोल्ड स्टोरेज चेन का विकास बहुत महत्वपूर्ण था। मतलब झींगे को सही तापमान पर रखकर हजारों मील दूर भेजना। एग्जैक्टली। और इसी वजह से भारत दुनिया के सबसे बड़े झींगा निर्यातकों में से एक बन पाया। और फिर आती है ग्रे क्रांति, जो जैसा आपने कहा इन सब का आधार है। उर्वरक, ये तो खाद्य श्रृंखला की बिल्कुल शुरुआत से जुड़ी है, यानी मिट्टी के स्वास्थ्य से। बिल्कुल, ग्रे क्रांति का सार है आत्मनिर्भरता में। आत्मनिर्भरता कैसे? उस समय तक हम उर्वरकों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर थे। ओके। तो घरेलू उर्वरक उत्पादन बढ़ाकर इसने आयात पर हमारी निर्भरता कम की, जिससे किसानों को सही समय पर खाद मिली, सही समय पर और सही दाम पर। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता और फसल की पैदावार में सुधार हुआ, बल्कि इसने आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में भी बहुत मदद की। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये रंग बिरंगी क्रांतियां दिखाती हैं कि कृषि को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत ही सोची समझी एक मल्टी लेवल अप्रोच अपनाई गई। बिल्कुल, मिट्टी के स्वास्थ्य यानी ग्रे क्रांति से लेकर खास फसलों और मांस मतलब लाल क्रांति तक, और फिर प्रसंस्करण और निर्यात यानी गुलाबी क्रांति तक, हर पहलू पर ध्यान दिया गया। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एकदम। और ये सब हमें एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न की ओर ले जाता है। क्या? ये जितनी भी क्रांतियां हैं, ये उस समय की चुनौतियों का जवाब थी। सही बात है। आज चुनौतियां बदल गई हैं, जलवायु परिवर्तन है, पानी की कमी है, नई तकनीकें आ गई हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में कृषि क्रांति का अगला रंग क्या हो सकता है। दिलचस्प सवाल है। क्या वो जल प्रबंधन के लिए नीली क्रांति का कोई नया रूप होगा, या फिर कृषि डेटा के लिए कोई डिजिटल क्रांति? ये सोचने के लिए वाकई एक दिलचस्प सवाल है। नमस्कार। जब भी हम कृषि क्रांति की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले क्या आता है? हरित क्रांति। बिल्कुल, हरित क्रांति, जिसने हमें अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। लेकिन क्या देश को सिर्फ अनाज की ही जरूरत थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऊर्जा, उद्योग, नकदी फसलें, इनकी भी तो जरूरत थी। सही बात है। आज हमारे पास एक इन्फोग्राफिक है जो 3 ऐसी ही क्रांतियों की कहानी बताता है, मतलब ऐसी क्रांतियां जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। लेकिन उन्होंने भारत की इकोनॉमी का, आप कह सकते हैं, चेहरा बदलने में बहुत अहम भूमिका निभाई। तो चलिए इन रंगों के पीछे छिपी अर्थव्यवस्था को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं काली क्रांति से। इसका सीधा संबंध पेट्रोलियम से है। हमारा सोर्स कहता है कि इसका मकसद घरेलू उत्पादन बढ़ाना था और आयात पर निर्भरता कम करना। लेकिन ये सिर्फ तेल निकालने से तो कहीं ज्यादा था, है ना? हाँ बिल्कुल। इसे क्रांति कहने का एक कारण है, ये एक रणनीतिक बदलाव था। रणनीतिक किस मायने में? देखिए, 70 के दशक में जो वैश्विक तेल संकट आया था, उसने हमारी अर्थव्यवस्था को मतलब हिलाकर रख दिया था। अच्छा। तो ये सिर्फ एक विचार नहीं था। इसी सोच के तहत बॉम्बे हाई जैसे बड़े ऑफशोर तेल क्षेत्रों की खोज हुई। अरे वाह। और उसने भारत की ऊर्जा तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया। ये सिर्फ ईंधन नहीं था, ये देश की आर्थिक संप्रभुता को सुरक्षित करने जैसा था। बहुत बड़ी बात है। तो एक तरफ देश जमीन के नीचे से काला सोना निकाल रहा था और दूसरी तरफ जमीन के ऊपर भी कुछ चल रहा था। जी, एक और क्रांति, भूरी क्रांति। भूरी क्रांति, हमारे सोर्स के मुताबिक इसमें चमड़ा, कोको और जैविक खेती तीनों शामिल थे। ये तो बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं। हाँ। इनमें क्या कोई कॉमन लिंक था? यही तो इसमें सबसे फैसिनेटिंग बात है। कॉमन लिंक था गैर पारंपरिक उत्पादों के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अच्छा। एक तरफ चमड़ा और कोको जैसे प्रोडक्ट्स ने निर्यात के दरवाजे खोले, तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर जोर देकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया। मतलब एक ही तीर से 2 निशाने। बिल्कुल, आर्थिक विकास भी और पर्यावरण की सुरक्षा भी। ये तो बहुत बढ़िया सोच थी। तो ये बात हुई उद्योगों की, निर्यात की। लेकिन पेट भरने के लिए अनाज के अलावा भी तो कुछ चाहिए था। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर आती है गोल क्रांति।
नाम से तो मतलब सबसे सरल लगता है आलू। है ना? आलू। लेकिन क्या ये सिर्फ ज्यादा आलू उगाने के बारे में था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मजे की बात यह है कि भारत में आलू हमेशा से इतना लोकप्रिय नहीं था। अच्छा। हाँ, इस क्रांति ने इसे गरीब की सब्जी की इमेज से निकालकर एक कमर्शियल कैश क्रॉप बनाया। ये पूरी की पूरी जो वैल्यू चेन है ना, उसको बेहतर बनाने के बारे में था। वैल्यू चेन मतलब बीज बोने से लेकर फसल उगाने, उसे स्टोर करने और फिर फैक्ट्री में प्रोसेस करने तक। और आखिर में ग्राहक की प्लेट तक। बिल्कुल, हर कदम को सुधारना। इसी क्रांति की वजह से चिप्स जैसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को इतना बढ़ावा मिला। सही बात है, चिप्स इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। और सिर्फ चिप्स ही नहीं, इसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए एक मॉडल भी तैयार किया। पेप्सिको जैसी कंपनियों ने किसानों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। अच्छा, तो इसने तो किसान को सीधा फैक्ट्री से जोड़ दिया। जी, इससे पैदावार तो बढ़ी, लेकिन इसने किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से भी सीधे तौर पर जोड़ दिया। ये तो बहुत बड़ा विजन था। सिर्फ आलू उगाना नहीं, बल्कि आलू से जुड़ा पूरा एक बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा करना। तो हमने 3 अलग-अलग क्रांतियों को देखा। काली मतलब ऊर्जा सुरक्षा के लिए, भूरी टिकाऊ उद्योगों के लिए और गोल खाद्य प्रसंस्करण के लिए। जी। तो इसका कुल मतलब क्या निकलता है? इसका बड़ा मतलब यह है कि कृषि क्रांतियां केवल फसलें उगाने तक सीमित नहीं हैं। ये असल में विशिष्ट आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए लक्षित प्रयास हैं, जहां कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सही। और ये हमें आज के लिए एक सोचने वाला सवाल भी देता है कि भविष्य में जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी या आप कह सकते हैं पोषण जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें किन नई रंग बिरंगी क्रांतियों की जरूरत पड़े। तो देखिए, भारत की कृषि ना आज एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ तो अरबों लोगों के लिए पोषण की एक बहुत बड़ी चुनौती है, और दूसरी तरफ हमारी जमीन, पानी, पर्यावरण, इन सब पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। आज हमारे हाथ में जो इन्फोग्राफिक है वो इन दोनों समस्याओं के 2 संभावित रास्ते दिखाता है, प्रोटीन क्रांति और इंद्रधनुष क्रांति। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई भविष्य का रास्ता है या फिर सिर्फ कागज पर अच्छे दिखने वाले विचार है। और ये सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों शब्द सुनने में बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन इनका असली मतलब और इनके पीछे की सोच को समझना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलिए पहले रास्ते पर चलते हैं, प्रोटीन क्रांति। इन्फोग्राफिक इसे दूसरी हरित क्रांति भी कहता है। इसका मतलब तो साफ है, प्रोटीन का उत्पादन बढ़ाना। लेकिन क्या ये सिर्फ दाल और दूध का उत्पादन बढ़ाने तक ही सीमित है? ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है, दालें, अंडे, दूध, मछली। लेकिन इसकी गहराई में जाएं तो ये सिर्फ मात्रा बढ़ाने की बात नहीं है। इसका जोर स्मार्ट प्रोटीन पर है। जैसे दालों में भी ये सिर्फ पारंपरिक दालों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन किस्मों को बढ़ावा देने पर है जो कम पानी में उगती हैं और ज्यादा पौष्टिक होती हैं। इसी तरह मत्स्य पालन में सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि वो देसी नस्लों को बढ़ावा देने पर भी जोर है जो स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए बेहतर हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। जब भी हम किसी एक चीज पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, जैसे पहली हरित क्रांति में हमने गेहूं और चावल पर दिया, तो मोनोकल्चर और जमीन की सेहत बिगड़ने जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो क्या प्रोटीन क्रांति हमें फिर से उसी जाल में फंसा सकती है? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है। और शायद यही वजह है कि इन्फोग्राफिक में दूसरा और ज्यादा दिलचस्प आइडिया भी दिया गया है, इंद्रधनुष क्रांति। ये उस कैसे का जवाब है जो आपके सवाल में छिपा है। अच्छा, तो ये सिर्फ अलग अलग चीजें उगाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ने के बारे में है। इन्फोग्राफिक में एक पूरा चक्र दिखाया गया है। पशुधन की जो खाद है वो फसलों के लिए, फसलों का चारा पशुओं के लिए और पशुओं का कचरा मछली पालन के लिए। वाह, ये तो खेती काम और एक छोटा सा इकोसिस्टम बनाने जैसा ज्यादा लग रहा है, जहां कुछ भी बेकार नहीं जाता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक तरह से प्रकृति की नकल करने जैसा है। इसका लक्ष्य सिर्फ उत्पादन नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ व्यवस्था बनाना है। ये एक ऐसा मॉडल है जहां किसान की लागत कम होती है और उसकी आमदनी के स्रोत बढ़ जाते हैं। उसे सिर्फ फसल पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सुनने में तो ये एक परफेक्ट आत्मनिर्भर व्यवस्था लगती है, लेकिन क्या ये वाकई इतनी आसान है? मान लीजिए एक छोटे किसान के पास सिर्फ जमीन है, पशुधन खरीदने के पैसे नहीं,
तो क्या वो इस चक्र का हिस्सा बन सकता है या ये मॉडल सिर्फ बड़े एकीकृत फार्मों के लिए ही व्यावहारिक है? यह इसकी सबसे बड़ी व्यावहारिक चुनौती है। यह मॉडल खूबसूरत है पर नाजुक भी है। इसे चलाने के लिए बहुत ज्यादा ज्ञान और प्रबंधन की जरूरत होती है। अगर चक्र की एक भी कड़ी कमजोर हुई, मान लीजिए पशु बीमार पड़ गए या तालाब में मछलियां मर गईं, तो पूरा सिस्टम बाधित हो सकता है। इसलिए यह सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि सही ट्रेनिंग और सपोर्ट सिस्टम का भी सवाल है। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। ये दोनों क्रांतियां एक दूसरे की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक हैं। एक के बिना दूसरी अधूरी है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों क्रांतियां एक दूसरे की कमियों को पूरा करती हैं। प्रोटीन क्रांति हमें बताती है कि पोषण के लिए क्या उगाना है, लेकिन अगर हम सिर्फ उसी पर ध्यान दें तो हम फिर से मोनोकल्चर के जाल में फंस सकते हैं। सही बात है। वहीं इंद्रधनुष क्रांति हमें सिखाती है कि कैसे उगाना है एक टिकाऊ सिस्टम में। तो बिना प्रोटीन के लक्ष्यों के इंद्रधनुष क्रांति दिशाहीन हो सकती है, और बिना इंद्रधनुष के सिस्टम के प्रोटीन क्रांति टिकाऊ नहीं हो सकती। यही इनका असली तालमेल है। तो ये भविष्य की कृषि का एक समग्र खाका है, लक्ष्य भी और तरीका भी, पोषण भी और स्थिरता भी। बिल्कुल। लेकिन ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने सिस्टम की चुनौतियों की बात की, लेकिन किसान का क्या? ये एकीकृत मॉडल एक किसान से उम्मीद करता है कि वो सिर्फ फसल विशेषज्ञ ना हो बल्कि पशुपालक और मत्स्य पालक भी हो। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम किसानों को वो ट्रेनिंग और संसाधन देने के लिए तैयार हैं जिससे वो इस तरह के सुपर फार्मर बन सकें, या फिर ये खूबसूरत विचार सिर्फ इन्फोग्राफिक्स और सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा?